हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। तो स्टार्ट करते अपना चौथा भाग। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा रहा। तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नांद गाड़ने या बैलों से अलग और उसकी नांद रही तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका करती थी गाय का दूध ही सूख जाता था। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारते नहीं। बाहर बांधना ठीक नहीं, और बाहर नांद भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के लिए फरियाद ले जाना उचित नहीं, और कारिंदों के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदे दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना लड़ाकपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है। 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर को ही चाहिए। रुपया दूध देकर कैसे ललचाते रहते। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दिया करूँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी, और बोला कि रुपया भी वैसे दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में मैं उसे क्यों डालूं। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता। 80 रुपये की गाय मेरे विश्वास पर दे दी तो नहीं, यहाँ तो कोई एक पैसे को भी नहीं पतियाता। सन में क्या मिलेगा। अगर 25 रुपये भी दे दो तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धन्य ने नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय कहाँ से लाए। खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे भी कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं। उनको भी तो नहीं छुपा सकता, और यह अच्छा भी है कि उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इसके पास भी पैसे रहते तो फिर नखरे बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसे चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं। उस उम्र कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुटकी काटने लगते। कभी दार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता। कभी जगह देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख ना भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पर पड़ेंगे तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते मैंने क्या घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। 100 बार हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होते। 3 हाल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते। बस समय का फेर है। धने का क्या दोष था। बेचारे जब से घर में आए कभी तो आराम से ना बैठी। डोली से उतरते ही सारा गांव सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों की काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए, लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तो मिलता ना। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निश्चल ना होती तो आज 100 बार रेरा जो मूर्छों प्रताप ले देते फिरता है। कहीं भीख मांगते आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है कि जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। सही बात है। और ने फिर पूरे की ओर देखा। साहित्य भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा। नहीं करके तो यही सोया था कि अंधेरे में ही चला जाऊंगा। जाकर नान तो गाड़ दो, लेकिन जब तक गाय नहीं आई द्वार पर तो नान गाड़ना ठीक नहीं। कहीं बोला बदल गए या किसी कारण से गाय नहीं दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे। गाय ने पट्टे ने इतने फुर्ती से नांद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। बोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। काम तो जंगिया कर जाए तो क्या। बोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे। कभी ऐसा गोबर चौक कर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे अब तो बोर हो गया। तुमने नांद गाड़ दी दादा। होरी ने गोबर के सुगढ़ शरीर और चौड़ी छाती की और गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कहीं उसे गोरस मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता। बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं ना कहीं तो नाहक भद्दो गोबर नहीं त्योरी चढ़ाकर मिलेगी क्यों नहीं। उसके मन में कोई चोर बैठ जाए। चोर बैठे डाकू गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने कुछ ना कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता वो अपना कलेजा ठंडा करता रहा। लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया भाई साहब, 17वां लग गया। मगर कैसे करे। कई पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगोजा हो गया घर की साख जाते रहे। महतो लड़का देखने आता है पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2 एक राजे हुए तो रुपये मांगते हैं। 200
200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आवेंगे इतने रुपये? राज खलिहान में तुल जाते, खाने भर को भी नहीं बचता, ब्याह कहाँ से हो? अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गए। लड़के का ब्याह ना हुआ ना सही, लड़की का ब्याह ना हो तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम कह पूछा, तुम्हारे कोठे में कुछ बांस होंगे? मैं तो और इन्हें कहा, दमड़ी ना देला ना दमड़ी ना गाड़ी, या मोटू और पतलू की जोड़ी। ये ठीक है। वो मोटू पतलू वाला उनका जो सॉन्ग है वो याद आ गया। दमड़ी। दमड़ी बसोर सामने खड़ा नाटा, काला खूब मोटा चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मुझे लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चिके, कुर्सियाँ, मोढ़े, टोकरे आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया। मुठ गर्म करने के लिए कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी 3 कोठे दिखाई। मोहन भाव के 25 सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे शराब दिलाई, जलपान करा और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे पास कभी 30 रुपये से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोह भाव करता? तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी वह अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दल लगाकर खास स्वीकार। उस लंडे के पीछे तो मारो मिटा मैं तो। जवान बहू घर में बैठे थे और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ प्रदेश में मौज करने चल दिया। वह भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है, मैं तो किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटा, मुदा कौन सुनता? औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। कोठियाँ तो बट गई होंगी। रीना काश की ओर देखा और माना उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बढ़ गया चौधरी, जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा बराबर के हिस्सेदार है, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं। इधर तुमसे रुपये मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को मार दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में किसी से क्यों छलकपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपये सैकड़ में बेचे तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे कहने थोड़ी जाओगे। तुम्हें तो मैंने अपने भाई के बराबर समझा। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी काली माँ से कभी मलिन नहीं होती। और इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि यह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुंह पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुओं पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया, हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है। मैं तो ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है जो किसी लालच से। 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपये में कहीं ऐसे बास जाते हैं? ऐसे कैसे अच्छे बास जाते हैं? 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोसर पश्चिम चले जाओ, मोल बांस का नहीं, शहर के नगीज होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहाँ जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपये का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्चाई उतार कर छान पर रख दिया, बांस काटने लगा। ओ की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोले, कौन बांस काटते हैं? बांस ना कटेंगे? चौधरी ने हाथ रखकर कहा, बांस मोल लिया 15 रुपये सैकड़े का बयाना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी, उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगोजा हुआ था। धने को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि कई दिन तक खाट से न उठ सकी थी, लेकिन उसका अपना पदाधिकार वह किसी तरह से न छोड़ देती। हीरा क्रोध से उसे मारता था, लेकिन चलता न था उसी के इशारों पर। उसे घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोले, 15 रुपये में हमारे पास न जाएंगे। चौधरी औरत जात से उस विषय में बातचीत करने तीव्र समझते। बोले, जाकर अपने आदमी को भेजो, जो कुछ कहना हो आकर कहे। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव श्रृंगार के समय के आघात का शमन करना चाहते थे, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? स्वभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति
और जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक फावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करते हुए बोले, आदमी को क्यों भेजूं? जो कुछ कहना मुझसे कहो, मैंने कह दिया, मेरे बांस न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुण्य बार बार पकड़ लेते थे। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती। अंत में चौधरी ने से जोर से पीछे धकेल दिया। पुण्य तक कर गिर गई, मगर फिर संभले और पाँव से तल्ले निकालकर चौधरी के सिर, मुंह पर, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगे। बस और होकर उसे ढकेल दे। उसका यह अपमान, मारते जाते थे और रोते भी जाते थे। चौधरी से धक्का देकर नहीं जाते और बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवाय संकट से बचने के उसके पास कोई और दवा नहीं थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ाया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा। खून ने जोश मारा और अलगोजे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से क्लास जमा कर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाश उठेगी। तो मैंने अपने को समझा कि तुम्हारे इतना मजाल, मेरी बहू पे हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खा कर अपनी सफाई देने का तलियों की चोट की उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। हालात उसे निरपराध मिली थी और फूले हुए गाल आंसू से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। वह इतना गवार है कि मैं तो घर की औरतों पर हाथ उठाएगा। और इन्हें अविश्वास करके आंखों में धूल मचो को चौधरी तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए के घर में तो निकाल दी जाएगी, अलग है तो क्या हुआ है? देखो कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल ले। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला फाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया? खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने तलियों से पीटा। उसने पूर्व ही छोड़ा और गाँव के लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डेल, गठाव शरीर, आंखें कोड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन कैसे तनी हुई थी, मगर उसे चौधरी पर क्रोध ना था। क्रोध था पुनिया पर। क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बस और से लड़ने झगड़ने का उसका क्या प्रयोजन था? वह जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए। हीरा जैसा समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, उसे असह्य था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपये में सौदा कर लिया तो यह बीच में कूदने वाली कौन आते? उसने पुन्नी का हाथ पकड़ा और घसीट सवाल ले जाकर लाते जमाने। हरामजादी, तुम्हारी नाक कटाने पर लगे हुए तो छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीचे होती है बता? 1 लात और जमा कर। हम तो वहाँ कलेव की वाट देख रहे, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठे है। इतनी बेशर्मी, आँख का पानी ऐसा गिर गया। खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करते जाते, तेरे कोसते जाते। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आए, देवी मैया तुझे ली जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए। ये क्या गा रहे हो? तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तो कोड़ी हो जाए, हाथ पाँव कट कट गिरे। और गालियाँ तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदमी में विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े उधर विदा हो गए, लेकिन कोड़, यह घिनौनी मौत, उससे भी घिनौना जो है तिलमिला उठा, दांत पीसा, पुनः पर झपटा और झोटे पकड़ कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता बोला, हाथ पाँव कट कर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाट लूँगा। तो ये मेरे बच्चों को पाल लेगी? तो इतनी बड़ी गिरस्ती चलाएगी, घर चलाएगी, गिरस्ती चलाएगी तो तू दूसरा बर्तार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की स्थिति इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा मैं तो अब जाने दो, बहुत हुआ, क्या हुआ? भाव ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग्य कि भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप करो चौधरी, चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है। हाँ, मतलब उस टाइम में कैसे क्या चीज़ें होती थी, गलती है उनकी, लेकिन आप उनको इस तरीके से यू ट्रीट करना, इसी तरह से बकती है। आप कौन सा नहीं बकते हैं? तो मतलब यार कितनी ज़्यादा उन लोगों में असंवेदनशीलता थी। डेफिनेटली आई विल ऑल्सो एक्सेप्ट दैट कि वेमेन, औरतें करती है, बकती है, चलो आप हमने मान लिया बकती है। क्या मर्द नहीं बकते हैं?
उनके पास ज़बान नहीं होती, वो उनको उतना कुछ नहीं सुनाते। दोनों साइड से चीज़ें होते हैं भाई, ये जो चीज़ें हैं। बट मोस्ट ऑफ जो डोमिनेंस है वो मेल्स का फीमेल पर रहा है। इट इज़ द ट्रुथ। औरत जात इसी तरह भगती है, आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानो सांस का टाल जाए, दूसरा तो बर्दाश्त ना करेगा। उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। इसका ने उसके क्रोध को फिर भड़काया, लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और फिर पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कितना बहादुर हो। अब उसे क्या पीस कर पी जाओगे। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था। फिर अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे ना लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी ना कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने पास काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपये सैकड़ों में तय है। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोलने लगी। बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना, बाग फूट गया कि तुम जैसे कसाई के पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसने कले को टोकरी वही छोड़ कर करके और चल। हीरा घर जा, वहाँ कहाँ जाते हैं, चल कुएं पर नहीं, खून पी जाऊंगा। अल्लाह यार ठीक है। ऐसे तो मार्मिक सा हंसी भी एक साथ है, एंड जो चीज़ें ऐसी बन रखी है, जो स्थिति है इस उपन्यास की, जो पटकथा है उसका, जो एक आंचल का जो परिवेश है इसका, यार ठीक है। पुनिया के पाँव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहते थे। चुपके से टोकरी उठाकर रोते हुए कुएं की ओर चले। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धने के द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तुम्हारी सुनता भी है, यूं ही शिक्षा दे रहे हो। उस दिन इसी भाव ने तुम्हें घूंघट की आड़ में डाढ़ी जार कहा था, भूल गए। बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी ना जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं, क्या कभी मारा नहीं है, जो मारने की साथ बनी हुई है। इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ। हीरा मारता है तो दुलारता है, तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना नहीं सीखा। सच में औरत को मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर उसको दुलारा जाता है। मतलब ये एक ऐसी मेंटल स्टेट, टॉर्चर वाली जो स्टेट है वो है। आपको इतना पीटा जाएगा, फिर आपको वही चीज़ें, आप फिर दुलार दिया जाएगा, फिर पीटा जाएगा, फिर ये एक ऐसे, फिर जब उसके बाद ना एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, तो आदमी, जो औरत, ठीक है, जो औरत है वो इतना फ्रस्ट्रेट होकर जस्ट लिव इट एवरीथिंग, पीट जाए उसको, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे पीट रहे हो दुलार कर, उसके लिए दोनों चीज़ें एक समान है। और वो कुछ अपना, उसकी जो कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, उदासी भाव, वो कुछ नहीं रह जाते। मैं ही हूँ ऐसी कि तुम्हारे साथ निभा हुआ, अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान ना कर। तू ही रूट रूट कर पीहर भागते थे घर, शायद जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आते थे, जब अपना गरज सताते थे तब मनाने जाते थे, लाला मेरे दुलार से नहीं आ जाते थे। इसी से तो मैं तेरा बखान करता हूँ। एक जीवन के प्रभात में लालसा अपने गुलाबी मादकता के साथ उदय होती थी और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य के सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। चलो अब इसको और नेक्स्ट इसमें करेंगे। किसान की, स्त्री की, मजदूर की, एक ऐसे व्यक्ति की, घर परिवार की, सारे पहलुओं को लेकर यह जो उपन्यास है, इट्स टू गुड। मार्मिक चित्रण करता है हमारे उस टाइम का परिवेश था, उसमें एक ही चीज़ें इस तरीके से भी होते हैं भाई। चलो अब इसका इसी भाग का अगला उसमें नेक्स्ट उसमें करते हैं। चलो तब तक के लिए थैंक यू।